Hello students, welcome to our next session. Or this is the last session of this chapter. After that we are going to close this up and अभी हमको क्या मिलेगा OPN और हम इस पूरे OPN से इस चैप्टर को 3 to 5 minutes में रिवाइज करेंगे, है ना। उसकी भी मैं एक छोटा सा क्लास लूँगी अलग, ताकि आपको मैं OPN भी समझा सकूँ कि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए उसको पढ़ना, ठीक है। यहाँ क्या है, वैक्यूल्स एंड द सेल डिवीजन आर द सीक्रेट एजेंट्स। समझ लो ना, सीक्रेट एजेंट है ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। चलो देखते हैं भाई क्या करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेते हैं वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ड, जहाँ पे हम वैक्यूल और सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। बस इसमें यही बताया कि वैक्यूल पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन, बस, ठीक। चलो इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, तो आप पे लोड नहीं लेना तुम्हें, बस हमें वैक्यूल पढ़ना है। अभी वैक्यूल क्या है, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। क्या करते हैं भाई, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो एक डिफ्रेंशिएशन यहाँ और पता लगेगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। क्या प्लांट सेल में हमने देखा कि प्लास्टिड्स थे, एनिमल सेल में नहीं थे। यहाँ पर सेल वॉल थी, यहाँ पर नहीं थी। अच्छा, वैक्यूल दोनों में होंगे, ठीक है। वैक्यूल प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, लेकिन जो एनिमल में होगा ना वो 50 से 90% की स्पेस को सेल के अंदर कवर करेगा, और जो यहाँ एनिमल्स में होगा ये या तो फिर स्मॉल साइज्ड होगा या हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा या फिर नहीं होगा, दो ही कंडीशन होंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहली चीज़ क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। कि जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन है। अभी हम ये भी जानेंगे कि इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक में ये अब्सेंट है। ये क्या करता है, ये मेंटेन कर रहा है सेल के स्ट्रक्चर को और कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को स्टोरेज का काम करता है। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेस्ट डिस्पोजल की तरह काम कर रहा है, ठीक। अब आगे हम समझ लेते हैं इसको थोड़ा फिगर से। देखो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है ना आपको, इसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। सेल सैप क्यों, जो इसके अंदर चीज़ जो भी फिल्ड है उसको सेल सैप कह रहे हैं। यहाँ पर लाइजोसोम भी आ रहा है। ये होता है हमारा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक। और क्या है, स्टोरेज मटेरियल क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं वैक्यूल में। प्लांट में क्या है ना, ये 90% स्पेस सेल की कवर कर लेता है, कुछ ऐसे, ठीक है। और जो एनिमल सेल होता है उसमें ये बहुत छोटा होगा या फिर नहीं होगा, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब टाइप ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल भी हमारे कुछ टाइप के होते हैं। तो पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे अमीबा में पाया जाता है, ठीक। इसका काम क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, ये हमें रेस्पिरेशन वगैरह कराने में हेल्प कराता है, ठीक। उसके बाद है फूड वैक्यूल, यूज बाय द सेल्स टू डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स, कि ये सेल यूज़ करेगा और इससे न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन करेगा, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल भी है, वो क्या करेगा, टर्गर प्रेशर मेंटेन रखेगा, मतलब जो सेल का शेप है वो मेंटेन रखेगा, जो टर्जिडिटी है उसको मेंटेन रखेगा, ठीक। और वहाँ पर वाटर और न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करेगा। देखो इसमें क्या है, एनिमल सेल में सेवरल स्मॉल वैक्यूल, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल ऐसे प्रेजेंट है। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक। यूज फॉर स्टोरेज, की ये फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। कंटेन न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड वेस्ट, कि यहाँ पर कुछ वेस्ट भी स्टोर होगा, वाटर होगा और न्यूट्रिएंट्स होंगे। प्लांट सेल में क्या है, देखो एक ही है लेकिन ये साइज क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है। वन लार्ज वैक्यूल है, यूज टू स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, कि ये सेल वॉल पे अंदर से प्रेशर लगाता है, जिसको हम टर्जिडिटी ही कहते हैं। कीप्स द प्लांट सेल रिजिड, कि इसको ये एक शेप देने में मदद करता है और इसको हार्ड रखने में हेल्प करता है, ठीक। रिजिड मतलब हार्ड। अब सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल, ठीक है। कि एक सेल है, डिवाइड करेगा, 2 सेल्स को बना लेगा और इन दोनों सेल्स को हम डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, हम ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, एक से सेल दूर बन जाएंगे, रिपेयर करवा सकते हैं या रिप्रोडक्शन होगा, ठीक। तो देखो सेल डिवीजन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस।
अब भी देख लो सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन है, सेल है, ठीक, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये पूरा किच 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 हमारा क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, ठीक। यहाँ पर होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं सेंट्रोजोम, और ये हेल्प कराते हैं डिवीजन में, ठीक है। अब देखो इन स्टेजेस पे इतना तुम फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी तुमसे स्पेसिफिकली इनके नाम लेके नहीं पूछेगा। इसमें क्या है, देखो धीमे धीमे क्या होगा, ये सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये टूट जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, पूरा डीएनए जो था वो पूरे सेल में फैल गया। सेल में फैलने के बाद ये क्या हो गया, कंडेंस हो गया। कंडेंस मतलब एक जगह इकट्ठा होने लगा। इकट्ठा होकर इसने क्या स्ट्रक्चर बना लिया, इसने बना लिया क्रोमोजोम, ठीक, क्रोमोजोम बना लिया। क्रोमोजोम बनाने के बाद इसने इस क्रोमोजोम को सेंटर पे ऐसे अलाइन कर लिया। अब भाई सेल को यहीं से तो डिवाइड करना है, आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे। अब यहाँ देखो क्या हुआ, जो क्रोमोजोम था वो टूट गया बीच से। देखो यहाँ पे क्या तुम्हें दो स्ट्रैंड ऊपर दो स्ट्रैंड इधर दिख रही, ये टूट जाएंगी, दो इधर चली जाएंगी और दो इधर चली जाएंगी, ठीक। ऐसा होने के बाद फिर जो ये बाहर की सेल मेम्ब्रेन है ये धीमे 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 ऐसे अंदर आने लगेगी, और क्या होगा कि ये दोनों सेल ऐसे एक अलग हो जाएंगे। और देखो जब ये प्रोसेस हो रहा है ना, ये वाला कि एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, जब सेल बाहर का सेल डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस तो डिवीजन हो गया ना, अब सेल हुआ है, तो इसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक। और जब न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है तो हम उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। देखो हमने क्या बताया था शुरुआत में कि बायो में वर्ड तोड़ के पढ़ो, है ना। कैरियो का मतलब क्या था, न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, है ना, कि न्यूक्लियस टूट गया। साइटो का मतलब क्या है, सेल। काइनेसिस का मतलब टूटना। तो जब न्यूक्लियस टूटा तो कैरियोकाइनेसिस, जब सेल टूटा तो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। माइटोसिस में पढ़ लेते हैं हम क्या है, टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन जो सिर्फ सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक मतलब हमारी बॉडी के सारे सेल्स, ठीक है, एक्सेप्ट कौन से, जो स्पर्म सेल्स बना रहे होंगे या ओवम बना रहे होंगे, उनको छोड़ के। तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, या तो रिप्रोडक्टिव सेल कह लो, या तो फिर आप कह सकते हो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक। इसमें देखो फेजेस भी लिखे हुए हैं, अगर आप लर्न कर पाओ तो ओके, नहीं करना तो ठीक है चलेगा, क्योंकि ये तुमसे नहीं पूछेगा 9th वाले एग्जाम्स में, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस क्या है, सेल डिवाइड्स एंड द क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द डॉटर सेल। भाई हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि हमारे पास देखो 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स थे, चार में कितने भाई कितने आर्म्स हो गए, इनको आर्म कहते हैं हम, ठीक है। 8 है, तो देखो 4 ऊपर वाले में गई, 4 नीचे वाले में गई, ठीक है। ये देखो 4 इधर दिख रही तुम्हें, 4 यहाँ पे दिख रही। तो इससे क्या पता लगा कि जो हमारा क्रोमोसोम है ना वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अगर 12 मान लो है तो ये क्या होगा, 6 इधर 6 इधर, ठीक है। कभी भी वो वैसा हाफ हाफ नहीं हो जाएगा, इक्वल डिवाइड होगा। मियोसिस क्या है, इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा जो गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं और ओवम होगा। स्पर्म का नंबर ज़्यादा होता है और ओवम हमेशा एक ही बनता है, ठीक। यहाँ पर देखो 2 राउंड होते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होके 4 बनाता है, ठीक, ये याद रखना। ये डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का, कि माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होके 2 बनाएगा और मियोसिस में एक सेल डिवाइड होके 4 बनाएगा। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, देखो जितना क्रोमोसोम यहाँ होगा ना, इनका सबका हाफ हाफ जाएगा, इधर हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है। दिस अलाउज द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग की, ऐसे करते करते डाइवर्सिटी आ जाती, चेंजेस आने लगते हैं, ठीक। देखो यहाँ क्या हुआ, एक सेल था जिसके अंदर क्रोमोसोम थे, ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होके पहले तो 2 सेल बना लिया, 2 क्रोमोसोम गए, आगे जाके ये फिर से डिवाइड होगा और एक सेल में 2 आ जाएंगे। समझ में आया मियोसिस में। देखो यहाँ पे यही डिफरेंस है, ये माइटोसिस है, एक सेल से 2 सेल बन गए। मियोसिस है, एक सेल से पहले 2 बने और ये 2 सेल आगे फिर से डिवाइड हो गए, ये 4 सेल बन गए, ठीक है। अब रोल क्या है वैक्यूल का सेल डिवीजन में, ये भी जानना जरूरी है। तो वैक्यूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द न्यू सेल वॉल दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। देखो भाई एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं ना, तो अब जो नए सेल बनेंगे उसकी भी तो सेल मेम्ब्रेन बनेगी, उसकी भी तो सेल वॉल बनेगी, है ना। तो इसको कौन फॉर्म करा रहा है, इसको फॉर्म करा रहा है हमारा वैक्यूल, ठीक।
और क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द टाइमिंग एंड प्रोग्रेशन ऑफ द सेल डिवीजन, कि जो सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है ये टाइमिंग को भी सेट रखता है, प्रोग्रेशन बताता है कि कब सेल डिवीजन हो रहा है, कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, वो सारा इसकी मर्जी से ही होगा। ठीक है, कंक्लूजन बस वही है कि वी होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है 9th क्लास का, जो पहला चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट। आई होप कि आप सभी को एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, PDF जो हैं आपको अच्छे लगे हों। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, और आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जहाँ पर आपको क्या होगा कि सारे PDF मिल जाएंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी। और इंस्टाग्राम पे आप अपडेट के लिए जुड़ सकते हो मेरे साथ कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है, आपको ये अपडेट मिलती जाएंगी। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड दिस होल चैप्टर की शुरुआत से लेके अभी तक का, आप कमेंट करो, आई विल आंसर।